टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हाँ, आज हम इसी टॉपिक को ज्योग्राफी क्लास 6 के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं आपको ये याद करवाने की कोशिश करूँगा कि हमारे सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं और उस उपग्रह में उसको घूमने में कितना टाइम लगता है, अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है और उसके पास कितने ग्रह उपग्रह हैं, इसको हम लोग आज याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों जो हमारा मरकरी है, मरकरी को हम लोग बुध कहते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड सन यानी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाई मरकरी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है, 88 डेज। और बुध को अपने अक्ष पर, यहाँ कह रहा है वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपने अक्ष पर 59 डेज में ये एक चक्कर लगाता है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं वीनस को। जो वीनस है वन ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज। जो शुक्र है वो शुक्र को चारों ओर एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में 255 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में इसे 243 डेज लगता है। उसके बाद अर्थ, पृथ्वी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार देखिए। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 365 डेज, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन, यानी 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम जाती है, इसीलिए एक चक्कर लगाने में 24 घंटा यानी एक दिन लगता है। और जो सूर्य का चक्कर लगाने में एक साल लग जाता है, करीब करीब एक साल 365 दिन का होता है। और नंबर ऑफ मून्स, पृथ्वी के पास जो उपग्रह है और चंद्रमा की संख्या है वो एक है, और वो कौन सा है, चंद्रमा है। नेक्स्ट है मार्स, यानी मार्स का मतलब है मंगल, मार्स का मतलब है मंगल। तो वन ऑर्बिट अराउंड द सन 687 डेज, सूर्य मंगल को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लगता है और मंगल को अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन का समय लगता है। और नंबर ऑफ मून्स, यानी मंगल के पास 2 अपना उपग्रह है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हैं दोस्तों जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 11 ईयर्स 11 मंथ एंड अबाउट 12 ईयर्स। 11 महीने लग जाता है बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और लेकिन लगभग ये 12 साल के आसपास होता है। वन स्पिन ऑन द एक्सिस 9 आवर्स, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में बृहस्पति को केवल जो है 9 घंटे 56 मिनट 9 आवर्स 56 मिनट लगता है। और इनकी जो नंबर्स ऑफ जो मून्स है वो लगभग 53 के आसपास है। लेकिन अभी रिसर्च में सामने आया था, बीच में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जुपिटर के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक हो गई थी, लेकिन दोबारा से शनि का उपग्रहों की संख्या अधिक हो गई। तो लेकिन अभी भी आंसर जो है वो बृहस्पति को अधिक माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक किसके पास है, तो वह बृहस्पति के पास है। ये याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सैटर्न, शनि, वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ, यानी सूर्य का चक्कर लगाने में शनि को 29 साल 5 महीने लगता है। यानी सबसे ज़्यादा शनि ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है। और इसका रीज़न क्या है, जो ग्रह सूर्य के से ज़्यादा दूर होगा उसको एक चक्कर लगाने में अधिक टाइम लगेगा। तो जो शनि है वो सूर्य से अधिक दूरी पर है, इसीलिए शनि को सबसे अधिक टाइम लगता है। उसके बाद अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट लगता है। और नंबर ऑफ मून्स जो है ये 53 है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है वो कितना है, 53 है। आगे है शनि के उपग्रहों की संख्या 53 है। उसके बाद आगे है यूरेनस यानी
इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 84 साल लग जाता है। यानी सबसे अधिक टाइम जो है वो यूरेनस को लगता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 साल का समय लगता है। वन स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट, 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। नंबर ऑफ मून्स अबाउट 27, और जो चंद्रमा की संख्या है लगभग वो 27 के आसपास है। और नेक्स्ट है दोस्तों, एक है नेपच्यून। थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड द 164 ईयर्स, यानी नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 164 साल लगता है। यानी सबसे अधिक टाइम सूर्य का चक्कर लगाने में नेपच्यून लेता है, इसे याद रखेंगे। पहले प्लेटो था, लेकिन 2006 में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से, उपग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। उसके बाद से नेपच्यून जो है वो सबसे अधिक समय तक चक्कर लगाने वाला उपग्रह बन गया है। चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख लेते हैं कि भाई क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा क्या पता मज़ा आ जाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो जुपिटर है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, इन तीनों उपग्रहों के चारों ओर रिंग जैसा एक घेरा पाया जाता है। रिंग जैसा एक घेरा पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले जैसा चित्र पाया जाता है, उसे रिंग कहते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, कह रहा है ये जो चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं ये छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियाँ होती है। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। आप इन छल्लों को दूरबीन की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हो कि इन तीनों ग्रहों के आसपास किस प्रकार के रिंग पाए जाते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, थोड़ा समझते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटीरॉइड्स। तो वही कह रहा है सूर्य को मिला करके जो 8 ग्रह उपग्रह हैं, कई सारे सैटेलाइट्स हैं, उन सब को मिला करके सेलेस्टियल बॉडीज कहलाता है और इसको हम लोग एस्टेरॉइड्स या मेटीरॉइड्स कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। और उन सभी का मुखिया कौन है, सभी का हेड कौन है? सूर्य है। उन सभी का हेड कौन है? सूर्य है। तो अब हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा इस साइड में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हो, सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। कह रहे पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। यानी आज से 1000-2000 साल पहले जो रोमन स्टोरी में रोम की जो कहानियाँ थी उनमें से सोल नाम सूर्य देवता को दिया गया था। और सोलर मीन्स सौर शब्द का मतलब था सूर्य से संबंध रखने वाला। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसीलिए कहता है सूर्य के परिवार को, सूर्य की फैमिली को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ऑन एज यू कैन। कह रहा है सूर्य शब्द का, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, वर्ड ऑरिजिन के बारे में देख लेते हैं। वर्ड ऑरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। वे कह रहे हैं मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज, जो भी चीज़ हम लोग शब्द यूज करते हैं वो कभी कभी कई सारे भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। जैसे ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। जो ज्योग्राफी है वो एक अंग्रेजी वर्ड्स है। इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक। और जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक शब्दों से मिल करके बना हुआ है। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑन द अर्थ इट इज़ मेड टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो ज्योग्राफी है
दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। और ये क्या है वो ग्रीक वर्ड्स? जी मीन मतलब अर्थ एंड ग्राफिया मतलब राइटिंग, यानी कहने का मतलब है जी का मतलब हो गया पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है लिखना। तो आइए फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। कह रहे थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि जी मतलब हो गया जियो, लॉजी मतलब हो गया स्टडी ऑफ द अर्थ, मैट्री मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ द अर्थ और ओएड का मतलब हो गया रिसेंबलिंग ऑफ शेप। वाह, बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पे कि जियोलॉजी का मतलब होगा पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का मतलब हो गया पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का कैलकुलेट करना, और जियोआइड का मतलब हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप रिसेंबलिंग द शेप। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो, यानी जियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोमेट्री में किसका अध्ययन होता है? तो पृथ्वी को मापते हैं हम लोग कितना लंबा चौड़ा पृथ्वी है। और जियोआइड का मतलब होता है पृथ्वी के साइज के, पृथ्वी के टाइप का साइज को जियोआइड कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में टैट में सीटैट में पूछा गया है, यहाँ से थोड़ा आप देख सकते हैं, इसे याद रखना है आपको। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। कह रहे रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, मोहित होना। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। कह रहे खगोलीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो जानकारी रखता है, उसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, यानी खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्ट जो था वो प्राचीन भारत के बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe. कह आज विश्व के भागों में खगोलविद ब्रह्मांड को के रहस्य को खोजने में सब लगा हुआ है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, मनुष्य कहाँ से आया, इतना बड़ा पृथ्वी कैसे बना, इतना आकाश में इतने सारे तारे, इतने सारे सूर्य से इतने सारे चमकने वाले, सूर्य से इतने चीज़ें चमकती है, सूर्य ही सब पृथ्वी सब ग्रह उपग्रहों को प्रकाशित करता है। इन सारी चीज़ों को खोजने में लगा हुआ है। बहुत सारे लोग चंद्रमा पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मंगल ग्रह पर जो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार पूरा विश्व जो है एक तरह से इन सब रहस्यों को ढूंढने में लगा हुआ है। आगे थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों कि भाई क्या है। अब सन को देखते हैं, थोड़ा देख ही लेते हैं। अपनी ऐसे तो खुली आंखों से सन को देखने की हिम्मत है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भैया जी सन है क्या। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। सूर्य जो है जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह उपग्रह हैं उसके बीच में है, सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है सूर्य। तो क्लियर हो गया, सूर्य जो है गैसों का एक समूह है, ग्रुप है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स एंड दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। बाइंड्स का मतलब है बांधना। तो सूर्य क्या करता है, सौर मंडल को जितने ग्रह उपग्रह हैं अपनी ओर खींचे भी रखता है और बांधे रखता है। द सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य के पास जितने ग्रह उपग्रह हैं, जितने तारे हैं, सभी में से इसके पास एक अल्टीमेट का मतलब होता है ऐसा सोर्स किसी के पास है ही नहीं। अल्टीमेट सोर्स है इसके पास, ऐसा सोर्स किसी दुनिया में किसी भी ग्रह उपग्रह के पास नहीं है। तो सूर्य के पास हीट और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है जो ख़त्म नहीं होगा कभी भी। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बस बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। वह कह रहा है लेकिन हम इसकी तेज गर्मी को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यानी द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूर्य हमसे कितने किलोमीटर दूरी पर है? 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर। तो हमें याद रखना है 150 मिलियन का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर हमसे सूर्य है, यानी धरती से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या है? यानी प्लैनेट्स का मतलब है, आगे देखते हैं हम लोग, ग्रह। प्लैनेट्स का मतलब क्या हो गया? ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, यानी पहले 9 था। अभी मैंने बताया था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है 2006 में। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, अब भी पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किस वर्ष निकाला गया? 2006 में। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के अनुसार। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सीक्वेंस है, क्रम है, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैंने हिंदी में याद किया है, थोड़ा मुझे वैसे ही ज़्यादा याद हुआ, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सीक्वेंस है उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एग्जाम्स में ये पूछता है, इसीलिए ये याद रखना जरूरी है। माई हार्ट एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये भी बहुत ईजी है ये तरीका कि भाई माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। माई मतलब हो गया, माई मतलब क्या हो गया कि माई मतलब हो गया मरकरी, वेरी मतलब हो गया वीनस, अर्थ एफिशिएंट मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जस्ट मतलब जुपिटर, सर्व्ड मतलब सैटर्न और अस मतलब यूरेनस एंड नेपच्यून का मतलब हो गया नट्स। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो और एग्जाम्स में आप इसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, 4 क्रम लगाएं। तो आपको 4 शुरू में स्टार्टिंग में दे देगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और मरकरी, नेपच्यून, अर्थ, मार्स। तो आपको इसमें सही लगाना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन था वो सही था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं वो अपने निश्चित अपने राजपथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। इसीलिए अभी हम आगे देखेंगे कि भाई जो प्लूटो था उसको ग्रह की उपग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया, उसको आगे हम देखेंगे। दिज प्लैनेट्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। कि ये रास्ते में दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और इसी को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, कक्षा कहलाते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है, जो बुध है, वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसीलिए वो सूर्य का जो चारों तरफ चक्कर लगाता है वो केवल 88 दिन में लगा लेता है, क्योंकि वो सूर्य के नज़दीक है। तो जब मान ले जाए कि मैं किसी दीवार के पास हूँ तो मुझे दीवार का चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 कदम की दूरी पर है और उसको अगर दीवार का चक्कर लगाना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये सूर्य है तो इसका चक्कर अगर इसको लगाना पड़ेगा कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये व्यक्ति ये लगाएगा इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे देखते हैं, वही कह रहा है दी मरकरी इज अ नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग विद इट्स ऑर्बिट। यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो मरकरी है, बुध है, वो केवल 88 दिन का समय लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट द अर्थ। या वही कह रहा है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन कितना बार सीटेट में पूछा गया है और कई सारे एग्जाम्स में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में और डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ट्विन्स
अर्थ किसे कहा गया है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र है। चंद्रमा नहीं लगाना है, ये याद रखना है आपको। क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि यह शेप एंड साइज में पृथ्वी के बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को याद रखना है, शुक्र है जुड़वा ग्रह, मंगल ये चंद्रमा नहीं है या दूसरा कोई नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। कह रहा है अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक्स अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। साइरस 2003 UB 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। कह रहा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई थी 2003 में, उसी में प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया था। और ड्वार्फ प्लैनेट उसे कहते हैं जो दूसरे की कक्षा में जा कर के चक्कर लगाता हो, अपने कक्षा में चक्कर ना लगाता हो, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से दर्जा छीन लिया गया। और 2006 में के बाद से केवल 9 के बदले 8 ग्रह रह गए। आगे देखते हैं हम लोग अर्थ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। यहाँ वही कह रहा है कि जो सूर्य है, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो तीसरा ग्रह है और साइज में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वही कह रहा है यह ध्रुवों के पास, इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एज द पोल्स। ध्रुवों के पास, जैसे ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ध्रुवों के पास क्या है, यह चपटा है थोड़ा सा। क्यों चपटा है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। वही कह रहा है जो पोल पे है यहाँ थोड़ा सा चपटा ग्रह कहा जाता है, इसीलिए इसको भूआब कहते हैं। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब है जिसका शेप जो है, साइज पृथ्वी के समान हो, उसे जियोइड कहते हैं, भूआब कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। कह रहे जीवन के लिए, लाइफ के लिए पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसीलिए ये अनुकूल परिस्थितियां जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो केवल पृथ्वी पर है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी जो है ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। कह रहा है हमारे धरती पर पानी भी है और हवा भी है, और ये दोनों जो है किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बिना पानी और बिना हवा के कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। कह रहे जो हवा है, हवा वायु जो है वो जीवन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल गैस है, और हवा में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। बिकॉज ऑफ अदर रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इसीलिए कहता है कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, सबसे यूनिक सिस्टम है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। कह रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों नीले रंग की दिखाई पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 पार्ट्स जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए जब दूर से हम देखते हैं तो पानी का कलर ब्लू होता है, इसीलिए पृथ्वी का कलर ब्लू हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट्स। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर, 2/3 का मतलब करीब 66%, 70% जो
हिस्सा है धरती का वो पानी भरा पड़ा है और पानी का कलर ब्लू होता है। इसीलिए जब हम दूर से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का जो कलर है वो नीला दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है, और इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, ह्यूमन्स हैव ऑलवेज, हाँ अच्छा हो गया था ये। कह रहा है डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। या कह रहा है कि जो लाइट की गति है, लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। यानी येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इसी स्पीड से सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन पूछा गया है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो ये याद रखेंगे क्वेश्चन कितना बार यहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं क्वेश्चन एग्जाम्स में क्रैक कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें और दूसरे दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें, कष्ट करें। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे बच्चे करते क्या हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप। इससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट बन पाएगा। थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आप जज नहीं कर सकते कि इससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें और दूसरे तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं मांग रहा, लेकिन केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।